हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों डीआरडीओ ने टेक्नीशियन ए का कट ऑफ जारी कर दिया है और उस कट ऑफ यानी कि मेरिट लिस्ट के अंदर जिन जिन विद्यार्थियों का नाम है वो विद्यार्थी अपने आज के इस पल को खुशियों से जी रहे होंगे और महसूस करते हुए जी रहे होंगे। मुझे ऐसा अनुभव हो पा रहा है। देखिए दोस्तों, जो आपका मेहनत है ना, जो आपका संघर्ष था, वो संघर्ष जरूर दोस्तों रंग लाया होगा। और मैं आपके इस संघर्ष को दोस्तों सल्यूट करता हूं कि डीआरडीओ जैसे दोस्तों बड़े एग्जाम, बड़े पीएसयू एग्जाम को आपने क्वालिफाइड कर लिया। लेकिन अभी आपके सामने दोस्तों एक और इम्तिहान बाकी है और उस इम्तिहान का नाम है स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट। तो आज का जो ये हमारा सेशन होने वाला है, ये संपूर्ण सेशन स्किल टेस्ट पे ही होगा। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो आपका स्किल टेस्ट होता है ना, वो ट्रेड वाइज होता है। अगर आप फीटर से हैं तो फीटर का, इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन का, और मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल्स का, यानी कि जिस ट्रेड से हैं उसी ट्रेड से संबंधित आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें नॉन टेक का कोई रोल नहीं होता है, नॉन टेक का कोई फंडा नहीं होता है। जो आपने टेक्निकल पढ़ा है उसी के बारे में वो प्रैक्टिकली रूप से पूछते हैं। यही होता है स्किल टेस्ट, है ना। स्किल का मतलब होता है अनुभव होना। देखिएगा, जो आपका स्किल टेस्ट है इसमें कोई दोस्तों परसेंटेज नहीं बनता, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको इसको पास कर लेना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने जो सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई किया है ना, भले ही आप सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन स्किल टेस्ट को भी आपको क्वालिफाई करना होगा, है ना। तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा और उसका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आप तक पहुंच पाएगा। तो उसके लिए आपको कौन कौन से कदम उठाना है, अब आप दोस्तों उस मोड़ पर पहुंच गए हैं ना, जहां पर हर एक कदम को दोस्तों आपको बिल्कुल बहुत ही सहूलियत से उठाना है और आपका हर एक उठता हुआ कदम आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। देखिए, जो आपका स्किल टेस्ट है, इस स्किल टेस्ट को जैसे कि आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था। वो एडमिट कार्ड अब काम नहीं करेगा, है ना। आपके स्किल टेस्ट के लिए जिन जिन विद्यार्थियों को स्किल टेस्ट के लिए वो बुलाएंगे, उनका वो दोबारा प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड वो जारी करेंगे, है ना। तो दोबारा आपका एडमिट कार्ड आएगा। हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि जो कट ऑफ गया था, तो आपको परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कट ऑफ बताया गया है, डीआरडीओ ने इस बार बताया है। और जो आपका कट ऑफ बना है ना, केवल परसेंटाइल आपको पता है कि कितने परसेंट पे आपका नंबर गया है। लेकिन आपको दोस्तों अगर आपको रैंक पता करना है आपका, जैसे आईआईटी नीट का रैंक वगैरह होता है ना कि कितने रैंक पे कौन है, तो उसी प्रकार से आप अपना रैंक भी निकाल सकते हैं। लास्ट में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई, जो आपका पीएसयू सेक्टर है ना, ये दोस्तों जब आपको नियुक्ति देता है तो नियुक्ति सीबीटी एग्जाम से ही नियुक्ति आपका मतलब कि मेरिट तो आपका मुख्य मेरिट तो बनता है सीबीटी एग्जाम से, लेकिन स्किल टेस्ट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। स्किल टेस्ट को जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, भले ही आप टॉप पर ही क्यों न हो सीबीटी एग्जाम में, लेकिन आपको दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, है ना। तो देखिएगा, इसमें कौन कौन से ऐसा पीएसयू हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो स्किल टेस्ट कराती हैं। तो देखिए, जैसे आपका हो गया डीआरडीओ, इसरो, भेल, डीएमआरसी। जो डीएमआरसी है ना, ये आपके साथ दोस्तों एक घपला कर गया था। क्या किया था कि जो पहले जो वैकेंसी निकाला था ना, यानी कि जो पहले वैकेंसी निकाल चुका है, उसमें बिना इंफॉर्मेशन का अभी आपका डीआरडीओ वैकेंसी निकाला, तो इन्होंने बताया आपको कि हम सीबीटी एग्जाम के बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी लेंगे, स्किल टेस्ट भी, लेकिन डीआरडीओ नहीं बताया। ये दोस्तों अचानक से ले लिया, है ना, अचानक से आपका स्किल टेस्ट ले लिया। तो ये गलत बात है, अचानक से नहीं लेना चाहिए। एनएमआरसी, सेल, एनपीसीआईएल, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, है ना, जो गोला बारूद बम बनाती है दोस्तों, बम, वो सब है ना। आईओसीएल, है ना, रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी है ये, तेल का वो क्या करते हैं, रिफाइनर करता है। आईओसीएल, बार्क हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एनवीएस, और सीपीआरआई, एनएमडीसी, और भी कई है दोस्तों पीएसयू जो आपका स्किल टेस्ट लेती हैं। अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो आपकी, देखिए, जो आपका इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल टेस्ट है ना, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जब मान लीजिए कि जो आपका इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिस
टेस्ट है ना, ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो मौखिक रूप से इंटरव्यू के माध्यम से भी हो सकता है। मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और ऐसा तब होता है जब पोस्ट भी बहुत अधिक होती है। इस बार तो पोस्ट ही बहुत कम थी तो कैंडिडेट क्या अधिक होंगे, है ना, 8 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं। तो देखिए उसमें जब अधिक बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि मौखिक रूप से यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से भी वो सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार देखिए पोस्ट कम है, वो दोस्तों आपका स्किल टेस्ट जरूर करेंगे। तो देखिए क्या पूछ सकते हैं उससे संबंधित, यानी कि इससे पहले जो स्किल टेस्ट हुआ था उसी के आधार पर मैं कुछ यहां पर पॉइंट्स लेकर आया हूं, उन पॉइंट्सों को हम बात करेंगे। सबसे पहला है मल्टीमीटर, है ना। मल्टीमीटर एक ऐसा वैद्युतिक उपकरण है जो एक इलेक्ट्रीशियन के पास हर समय रहता है। उसके टूल किट में दोस्तों और कुछ हो या ना हो लेकिन मल्टीमीटर हमेशा रहता है ना। तो मल्टीमीटर आपसे प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। मैं आगे आपको चित्र दिखाऊंगा और बताऊंगा, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा, बस आप तसल्ली से इस सेशन में जुड़े रहें। तो जो मल्टीमीटर है ये क्या क्या माप सकता है ना। आपसे देखिए क्या करवा सकते हैं कि मल्टीमीटर से आपको बोल देंगे करंट माप के दिखाइए, किसी सर्किट का प्रतिरोध माप के दिखाइए, किसी टर्मिनल का वोल्टेज माप के दिखाइए। और जब आप माप लेंगे ना, फिर आपका जब मौखिक यानी कि इंटरव्यू होगा उसमें यह भी पूछेंगे कि बताइए मल्टीमीटर कैसे काम करता है, मल्टीमीटर का और क्या नाम है, यह भी पूछ सकते हैं। तो दोनों काम ये करवा सकते हैं। सोल्डरिंग बोलेंगे कि सोल्डरिंग के लिए कौन सा फिलर मटेरियल यूज करते हैं, सोल्डरिंग की बिट किसकी बनी होती है। सोल्डरिंग आपको दोस्तों ज्वाइंट में सोल्डरिंग लगवा के वो देखेंगे प्रैक्टिकल रूप से। इसके बाद ओम के नियम का जो वेरिफिकेशन होता है उसको बोल देंगे, है ना। बोल देंगे कि ओम के नियम का वेरिफिकेशन करके दिखाइए। आपको वोल्ट मीटर दे दिया जाएगा, करंट मीटर दिया जाएगा, एम्पियर मीटर जिसको कहते हैं, है ना, रियोस्टेट दे दिया जाएगा। अब आप उसको बोला जाएगा वर्कशॉप में कि आप इसका सर्किट बनाइए, तैयार करिए और वोल्टेज और करंट हमको माप के दिखाइए, है ना। फिर इसका वो मौखिक रूप से आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। वायरिंग के बारे में पूछ सकते हैं, क्लीट वायरिंग में क्या क्या लगा होता है, क्लीट वायरिंग का लाइफ टाइम क्या होता है, कैसे कैसे क्लीट वायरिंग करते हैं, कौन सा स्विच प्रयोग किया जाता है ना। और क्लीट वायरिंग तो करवाएंगे नहीं आपसे, है ना। क्लीट वायरिंग केवल यही कर सकते हैं कि मौखिक रूप से इंटरव्यू ले सकते हैं। और आपका हो गया वायरिंग में कौन सी वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग आती है, कंड्यूट वायरिंग की लाइफ टाइम पूछ सकते हैं। मैगर क्या होता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक युक्ति है कि मैगर से आप क्या मापते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैगर के बाद अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा मैगर का चित्र। मापक यंत्र जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अमीटर हो गया, अमीटर से आप क्या मापेंगे, वोल्ट मीटर से क्या मापेंगे, वाट मीटर से, ओम मीटर से क्या मापेंगे, माप करके दिखाइए। आपको वहां पर यह बोला जाएगा कि माप करके हमें दिखाइए। बैटरी ध्रुवता परीक्षण, बैटरी की पोलैरिटी टेस्ट करवा लेंगे। ट्रांसफार्मर देखिए जो सीटी और पीटी ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार है। सीटी क्या करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, करंट को मापता है, हाई करंट को, है ना। और जो आपका पीटी है ये वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। ये दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होती है, ये भी वोल्टेज को मापती है। इसके बारे में पूछ सकते हैं। सीटी पीटी आपको दे देंगे वहां पर उसका कनेक्शन करने के लिए। डीसी मोटर 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर आपको स्टार्टर दे देंगे। और स्टार्टर में कॉन्टेक्टर वगैरह लगा होता है, रिलेज लगी होती है, ओवरलोड रिले लगी होती है ना। ये सब आपके सामने रहेगा क्योंकि आप वर्कशॉप में वहां पे खड़ा रहेंगे। अभी मैं आगे आपको वर्कशॉप का अनुभव कराता हूं, है ना, हर चीजों का अनुभव कराता रहूंगा। बस आप इस सेशन में बिल्कुल दिल थाम के बैठे रहिएगा। तो इसका यूज किस किस मोटर के लिए करते हैं, डीसी मोटर में वो पूछ लेंगे। फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीओल स्टार्टर जो होता है, कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं भैया, कॉन्टेक्टर में एनओ होता है, एनसी होता है, क्या होता है ना, ये पूछ लेंगे। कितने रिले लगे होते हैं, डीओल स्टार्टर का कितने एचपी तक का मोटर से आप, कितने एचपी तक के मोटर को आप चला सकते हैं, है ना। आप एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको 8 से 10 दिन लगातार आपको चलाना है, 24 घंटे मोटर को चलाना है, तब आप डीओल स्टार्टर से 40 एचपी तक के मोटर को भी चला सकते हैं। ये आप बिल्कुल सुन लेना, स्किल टेस्ट में ये काम आ सकता है। वरना दोस्तों सामान्य अवस्था में ये 4 से 5 एचपी तक के मोटर को चलाती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने कॉन्टेक्टर होते हैं, ज्वाइंट आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं, ज्वाइंट कैसे कैसे होता है। ज्वाइंट के बारे में पूछ सकते हैं, कौन सा ज्वाइंट आपको बोलेंगे, टी ज्वाइंट करके दिखाइए, ब्रिटानिया ज्वाइंट करके दिखाइए, मेरिट ज्वाइंट करके दिखाइए, स्टेट ज्वाइंट करके दिखाइए। आपको करके दिखाना होगा वहां, और कैसे कैसे करना है वो सब आगे देखिए।
इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर सर्किट ब्रेकर, देखिए सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से केवल 3 ही होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर, है ना। देखिए एक होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो एबीसीबी सर्किट ब्रेकर जो होता है ना अब कम यूज किया जाता है क्योंकि वो ब्लास्ट बहुत अधिक करता है। जैसे सर्किट को वो तोड़ेगा ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में, तो वो ब्लास्ट करता है, बहुत अधिक आवाज निकालता है। तो सर्किट ब्रेकर हो गया। रिले टाइमर, रिले क्या करता है, फॉल्ट को ढूंढता है। जैसे जो सीआईडी हो गया ना दोस्तों, वो सीआईडी जो ढूंढने का काम करती है ना कि सीआईडी अगर आपने देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बस सीआईडी का काम करता है। रिले टाइमर क्या करता है, ये दोस्तों आपको पता है घड़ी की तरह ये होता है, मतलब कि जिस प्रकार से घड़ी काम करती है ना उसी प्रकार से टाइमर। साधारण इलेक्ट्रिकल उपकरण के बारे में पूछ सकते हैं, इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम आपको बनवा सकते हैं, है ना, इन्वर्टर के बारे में आपको पूछ सकते हैं। इन्वर्टर आपके सामने रख देंगे और बोलेंगे कि ये कैसे कैसे वोल्टेज कंट्रोल कर रही है, कैसे क्या कर रहा है, वो सब चीज उनके बारे में पूछ लेगा। लैंप जो हैलोजन लैंप है, कौन सा गैस भरा होता है, लैंप को ही आपके सामने ले आके रख देंगे, है ना। फिर आपको पूछ लेंगे उसके बारे में। पॉलीफेज सिस्टम पूछ देंगे कि बताइए सिंगल फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम है, 2 फेज सिस्टम क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं स्किल टेस्ट देने से पहले कि 1 फेज सिस्टम को बनाने 3 फेज सिस्टम को बनाने से पहले 2 फेज सिस्टम को बनाया गया था, लेकिन उसमें क्या था, 2 फेज था और एक न्यूट्रल। तो क्या हुआ कि 2 फेज में तो करंट चलती थी, लेकिन जो न्यूट्रल वाला तार है ना उसमें भी करंट चलता था। तो देखिए 3 फेज सिस्टम में क्या होता है कि तीनों फेज में करंट चलता है लेकिन न्यूट्रल में करंट नहीं चलती है। लेकिन जो 2 फेज सिस्टम था उसमें न्यूट्रल में भी करंट चलता था। तो 2 फेज तो लॉस कराते ही थे हीट के रूप में एनर्जी को, लेकिन न्यूट्रल भी हीट के रूप में एनर्जी को लॉस कराने लगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल तार में भी करंट का प्रवाह होने लगा। तो उस कंडीशन में उसको फेल माना गया कि ये जो सिस्टम है 2 फेज सिस्टम ये काम नहीं कर रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए सिंगल फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम को सक्सेसफुल बना गया। और जो 3 फेज सिस्टम आपका है ना उसमें 73 कुछ % आपको अधिक एनर्जी मिलती है सिंगल फेज सिस्टम से। तो ये सब जानकारी जो है ना आपके लिए बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नोटबुक आप लेके बैठिए दोस्तों, है ना, आप रामायण महाभारत देखने नहीं बैठ रहे हैं, ना ही कोई फिल्म देखने बैठे हैं, आप अपना भविष्य बनाने के लिए इस सेशन में जुड़े हुए हैं और इस सेशन को देख रहे हैं। तो आप इसको नोटबुक लेकर के बैठे हैं ना, कोई फिल्म तो यहां चल नहीं रहा है कि जॉनी लीवर साहब का कोई कॉमेडी शो चल रहा है, तो आपको चीजों को नोट करते रहना है ना। यही वो चीज है दोस्तों जो आपको सिलेक्शन तक लेकर के जाएंगी। आपको पता है ना कि तिनका तिनका दोस्तों, बूंद बूंद से ही क्या भर जाता है, समंदर भर जाता है। तो आपको दोस्तों एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना है स्किल टेस्ट में। अगर आप खुद सोचिए ना, आपने दोस्तों इतना बड़ा मेहनत किया, इतना अधिक मेहनत किया और सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया, 120 नंबर के क्वेश्चन को आपने क्वालिफाइड कर लिया। अब बताइए ट्रेड टेस्ट में अगर आप दोस्तों पीछे हट जाएंगे तो कितनी दोस्तों गलत बात है। देखिएगा आप जब जाएंगे ना, वहां जाएंगे आप डीआरडीओ स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको बिल्कुल दोस्तों डिट्टो इसी प्रकार का वर्कशॉप रहेगा, लेबोरेटरी रहेगा, उसी लेबोरेटरी में आपको ले जाएंगे, है ना। आपके पीछे जो प्रशिक्षणार्थी रहते हैं यानी कि ट्रेनर जो रहते हैं, जो आपको इंटरव्यूअर रहते हैं, वो आपके साथ में रहेंगे। अभी देखिए इन लड़की का देखिए क्या कर रहे हैं ये कि यहां पर ये मोटर रखी हुई है और ये पूरा देखिए ये पैनल है ना, इस मोटर का ये पैनल और इस मोटर का ये पैनल है। अब इनका स्किल टेस्ट हो रहा है। अब देखिए स्किल टेस्ट लेने वाले यहां खड़े हैं, सॉरी ये बैठे हुए हैं, है ना। अब देखिए ये जो पैनल है इसमें क्या लिखा है, कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर सेंट्रीफ्यूगल सेट एसी और डीसी। ये एसी डीसी मोटर है सेंट्रीफ्यूगल सेट का। इसमें देखिए स्टार्टर लगा हुआ है ना, प्रतिरोध लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, इधर भी फ्यूज लगा है और इधर से मेन आ रही है ना। यहां पर करंट मापी, वोल्टेज मापी, फ्रीक्वेंसी मापी, सब कुछ है। अब आपको पूछ देंगे कि ये फ्यूज क्या है। हो सकता है इनसे फ्यूज को कटआउट को बाहर निकलवा रहे हो और पूछ रहे हो कि इसके अंदर जो कटआउट तार लगा हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना, और किस रूल के अकॉर्डिंग जो आपका ये फ्यूज है ये फेज तार
में लगता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना, नोट करना, एक्ट 31 और एक्ट 32 दोनों में यह बात कही गई है कि हमेशा फेज तार में ही फ्यूज को लगाना है। तो ये हो गया आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर देखिएगा अगला आपका डायग्राम क्या है कि ये देखिए टू वे स्विच, दो लैंप है, यानी कि एक लैंप को आप तीन जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तीन टू वे स्विच का यूज किया गया है और एक लैंप को तीन जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए ये जीने की वायरिंग होता है ना, स्टेयर केस वायरिंग। और इसी प्रकार से एक लैंप को देखिए 5 स्विच दिया गया है, 5 स्विच, यानी कि इसको मास्टर स्विच कहते हैं, 5 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वायरिंग हो गया। आपको ये कनेक्शन करने के लिए वहां पर दे देंगे कि इसका कनेक्शन करके बताइए और हमको दिखाइए कि एक लैंप को आपने जो कनेक्शन किया है ना 5 टू वे स्विच का प्रयोग करके, तो हर एक स्विच से लैंप कंट्रोल होना चाहिए। अगला क्या है, ये देखिए, ये है आपका, ये तो मैगर है, ये मल्टीमीटर है, ये डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर है। इसमें देखिए, इसमें वोल्टेज मापने के लिए है ना, इसमें आप वोल्टेज भी माप सकते हैं, एसी वोल्टेज माप सकते हैं और एसी करंट माप सकते हैं, है ना, और डायोड का कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, प्रतिरोध माप सकते हैं, इससे आप सब कुछ माप सकते हैं। ये इसका कनेक्टिंग लीड है। और ये जो आपका है ना, ये तस्वीर है दोस्तों मैगर का, जो इंसुलेटर को मापता है। लिखा है यहाँ पर 2.5 किलो वोल्ट, क्योंकि ये जो इंसुलेटर होता है ना वोल्टेज पर आधारित होता है और जो कंडक्टर होता है वो करंट पर आधारित होता है। तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस मापता है आपका मैगर, तो 2.5 किलो वोल्ट वाली लाइन में भी ये टेस्टर आपका मीटर काम आ जाएगा। हो सकता है आपसे ये पूछ दें कि इसमें किस प्रकार का जनरेटर लगा हुआ है, ये हमें बताइए, क्योंकि हम कभी भी मैगर को बाहर से सप्लाई नहीं देते। इसके अंदर एक ऐसा जनरेटर फिट है जिसको हम डायनामो कहते हैं। उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा होता है जो खुद दोस्तों बिल्डअप करता है वोल्टेज को, है ना, और प्रतिरोध मापता है इंसुलेशन का। इसके आगे देखिएगा, ये ज्वाइंट हो गया। इसमें देखिए आपसे बोल देगा कि ये स्टेट ज्वाइंट है, स्टेट ज्वाइंट करके दिखाइए। आपको पूरा उपकरण वहां पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि आप वर्कशॉप में होंगे ना, किसी भी टूल की वहां दोस्तों कोई कमी नहीं होगी। तो आपको बोलेंगे स्टेट ज्वाइंट करके हमें दिखाइए। और जो आप प्रैक्टिकल वहां पर करेंगे, उस प्रैक्टिकल को आपको अपने पास में रखना होगा, क्योंकि उसका वो जब इंटरव्यू लेंगे तो उस जो आपने वायरिंग किया है या फिर जो आपने ज्वाइंट किया है, आप उनको दिखाएंगे कि लीजिए ये हमने ज्वाइंट बनाया है, और आपको वो ज्वाइंट के बारे में पूछेंगे। ये है आपका ब्रिटानिया ज्वाइंट, कहां यूज करते हैं ब्रिटानिया ज्वाइंट, करके दिखाइए। ये टी ज्वाइंट है, कहां यूज करते हैं टी ज्वाइंट को, करके दिखाइए, है ना। तो ये आपको स्किल टेस्ट में पूछेंगे। इसके अलावा देखिएगा, ये है आपका केबलिंग का ज्वाइंट, है ना, बहुत खतरनाक केबल का ज्वाइंट होता है ना। ये केबल का ज्वाइंट है, अलग अलग प्रकार का केबल का ये ज्वाइंट है। इसके बाद देखिएगा, ये आपके उपकरण है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप इलेक्ट्रीशियन है, आपका जो औजार है इलेक्ट्रीशियन का, वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये है टेप, ये किसका बना होता है, ये पूछ देंगे। तो टेप कैम्ब्रिक का, किसका बना होता है, कैम्ब्रिक का। तो जो आपका कैम्ब्रिक का टेप बना हुआ है ना, वो जो कैम्ब्रिक का टेप बना हुआ है किस इंसुलेशन के अंतर्गत आता है, कितना टेम्परेचर सह सकता है। ये क्या है, प्लायर है आपका, अलग अलग प्रकार का प्लायर है। ये स्विच है, ये व्हाइट कनेक्टर है, ये आपका बड़े आकार का क्या कहते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर है ना। ये है टेप आपका, इंची टेप जिसको कहते हैं। और ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, हाफ चित्र दिखाई दे रहा है, जो थिम्बल होता है वायर के एंड पॉइंट पर जो लग्स लगाते हैं ना, उसको क्रिम्प करने के लिए, उसको दबाने के लिए। आप कभी भी रोड की तरफ से क्रॉस होंगे तो आप देखेंगे जो 11,000 वोल्टेज वाली जो लाइन गई है ना, पोल वाली लाइन, आरसीसी पोल वाली लाइन, उसमें से आप देखेंगे इतनी मोटी मोटी केबल ज्वाइंट है। उसके केबल के एंड पॉइंट पे देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा लक्स लगा हुआ है, लक्स जिसको थिम्बल कहा जाता है, उसको क्रिम्प करना पड़ता है। तो छोटे तारों में क्रिम्प करने के लिए, यानी कि 32 mm तक के वायर में क्रिम्प करने के लिए आप इस क्रिम्पिंग टूल का यूज करेंगे। यहां पर मल्टीमीटर है, वायर का कलर कोडिंग पूछ देंगे कि ग्रीन वायर और येलो वायर दोनों है इसमें, लेकिन हम इसको अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। क्यों करते हैं, तो सुनना, इसमें क्या होता है कि हमेशा 3 फेज सिस्टम में ही इस अर्थिंग का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंडिंग केबल है, मान लीजिए 4 कोर की केबल है ना, आर वाई बी और न्यूट्रल अर्थिंग 5 कोर की केबल है। तो मान लीजिए कि वाई फेज क्या हो गया, कहीं से
टूट गया, तो अब हम अंडरग्राउंड के माध्यम से केबल को बिछाए हैं, तो केबल को हम पूरा उखाड़ेंगे तो है नहीं, क्योंकि बहुत अधिक कॉस्ट लगेगा एक तार के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो येलो कलर की तार है ना, इस येलो कलर की तार को येलो फेस बना देते हैं। और अर्थिंग इस बार अर्थिंग इसको नहीं करेंगे, अर्थिंग हम दोस्तों पर्टिकुलर कहीं से भी दे देंगे, है ना। पहले सेपरेट जाया रहेगा 5 कोर वाली केबल में, अब कहीं से भी दे देंगे। इसीलिए इसका येलो और ग्रीन तार है, यह हमेशा 5 कोर वाली केबल में यूज किया जाता है। और ये ब्लू कलर की केबल है, किस फेस के लिए यूज किया जाता है, यह स्टैंडर्ड कोडिंग है। आपको पता है ना, RYB, रेड, येलो और ब्लू 3 फेस होता है। ये आपके वायरिंग एसेसरीज है, अलग अलग प्रकार के देखिए होल्डर हैं। इस होल्डरों को पूछा जा सकता है कि ये कौन से होल्डर हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, और ये जो एंगल वाला होल्डर है ना, ये किस एंगल पर बना हुआ है। और देखिए ये जो आपके सॉकेट स्विच सब वगैरह वगैरह है, इनके बारे में आपको पूछा जा सकता है। फिर देखिए स्टार डेल्टा है ना, ये आपका स्टार्टर है। ये क्या है, ये आपका स्टार्टर है, मोटर को चला रही है। ये MCB 1 पोल MCB, 2 पोल MCB, 3 पोल MCB, 4 पोल MCB और सिंगल डोर MCB DB है ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डबल डोर MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये सारे MCB है। ये क्या है, MCB है, ELCB, ये आइसोलेटर है, ये भी आइसोलेटर है। ये सब चीजें आपको वहां पर प्रैक्टिकल रूप से पूछा जाएगा। इसके आगे देखिएगा सीमेंस का ये एयर सर्किट ब्रेकर है। मैंने आपको बताया था 3 सर्किट ब्रेकर होता है मुख्य रूप से बड़ी आकार में, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये है आपका, ये जो आपका है ये सीमेंस कंपनी का है, स्नाइडर का भी आता है, एलएनटी का भी आता है। तीनों चारों कंपनी आती है, और भी आती होंगी मुझे नहीं मालूम। तो इसमें देखिए क्या है, ये जो हैंडल लगाया गया है ना, इस हैंडल को लगाने का क्या उद्देश्य है कि इसको हम चार्ज करते हैं, है ना। इसको हैंडल को हम घुमाएंगे और घुमा करके इसके अंदर के कॉन्टेक्टर को हम चार्ज करेंगे। बिना सप्लाई का है, इसको हम ट्रिप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये है VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और इसमें देखिए जो 3 आपको ये होल्डर जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये यहां से इनपुट जाता है, यहां से क्या जाता है, इनपुट। तो ये रहा दोस्तों टोटल। अब हम ये देखेंगे कि जो आपका कट ऑफ गया है वो क्या कट ऑफ गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ये है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कट ऑफ, जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, UR का, वो 99.6116.505 कट ऑफ गया है। सुनना, जितना आपका पोस्ट था ना, उसका 8 गुना कैंडिडेट उन्होंने मेरिट लिस्ट के अंदर रखा है। तो जो आपका अनरिजर्व का था 47 पोस्ट था, हम देखिए अनरिजर्व का निकाल रहे हैं ना, 47 टोटल पोस्ट था, इसका 8 गुना कितना होगा, 376। तो 376 बच्चों को बुलाएंगे इलेक्ट्रीशियन में, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को। इसी प्रकार से SC ST OBC EWS ESM और MSP जितना जितना पोस्ट होगा उसका 8 गुना वो बुलाएंगे। तो UR वालों को, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 376 बच्चों को वो बुलाएंगे। अभी देखिए बहुत कैंडिडेट छटने वाले हैं, क्योंकि पोस्ट तो आपका 47 ही है ना, 47 से तो अधिक हो नहीं सकता, भले वो कम कर दें, अधिक तो हो नहीं सकता है। तो 376 में से सारे कैंडिडेट दोस्तों निकल जाएंगे, बचेंगे केवल और केवल जिनके अंदर एकदम जिनका दोस्तों मेहनत ना बिल्कुल पूरे शिद्दत से रहा होगा, जिनके मेहनत में कोई कमी नहीं रही होगी, उन्हीं का नाम इस 47 नंबर के 47 वाले लिस्ट पर आएगा, है ना। 47 कैंडिडेट्स में से वो भी एक कैंडिडेट्स होगा, तो बाकी तो छट जाएंगे। तो 376 बच्चों को वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। लेकिन आप अपना मन मत मारिए, आप दोस्तों हार मत मानिए। देखिए अब आपको अपना परसेंटाइल कैसे निकालना है वो आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए कि 120 नंबर का आपका पेपर हुआ है, आपको माइनस करना है, अनरिजर्व का ही निकाल के दिखा रहा हूं, कितना आएगा, कितना कट ऑफ गया है, 99.6116.505, यानी कि टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन था, जितना कट ऑफ गया है उसको माइनस करिए। जो आपका संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, वो परसेंटाइल हो जाएगा। क्या होगा, वो परसेंटाइल होगा, है ना। जितना भी आएगा, मान लीजिए कि ये आता है 20.3495 इतना आता है ना। परसेंटाइल कितना आया, 20 इतना आया। तो अब जो आपका परसेंटाइल बनेगा, अब मान लीजिए कि आपने 120 में से मान लीजिए दोस्तों आपने कितना पाया,
98.6116,505 आपने इतना नंबर पाया 120 में से। अब आप इसको घटा दीजिए, जितना परसेंट आपको मिलेगा उतना, जितना परसेंट आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, उसको देखिए, इसको प्राप्त करने के बाद ये जो परसेंट आपको मिला है ना 120 में से, जो 99 पॉइंट इतना कट ऑफ गया है अनरिजर्व का, जो आपको मिला है 20 दशमलव इतना परसेंट, इतना परसेंट बच्चे, इतना परसेंट कितने बच्चों के बराबर है, तो ये 376 बच्चों के बराबर है। कितने कितने बच्चों के बराबर, 376 बच्चों के बराबर। तो 1% यानी कि इतना परसेंट 376 बच्चों के बराबर है, तो 1% में कितने बच्चे आएंगे वो देखना है। तो आपको क्या करना है, 376 को बटा करना है 20.3883495 है ना, 3495 से भाग देना है। और आपका कितना नंबर आया है, आपका कितना परसेंटाइल बना है, उसको 120 में से माइनस करिए और जो प्राप्त होगा आप यहां पर गुणा करिए, है ना। गुणे में आप यहां पर अपना संख्या लिख दीजिए। फिर 376 को आपका जितना परसेंट बना है उसको गुणा करिए और 20 दशमलव इतने नंबर से आप भाग दे दीजिए। आपका जो रैंक आया है इस 376 में से, है ना, 376 में से जो आपका रैंक है ना, कौन से स्थान पर आपका नाम है वो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको दोस्तों इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दे चुका हूं कि परसेंटाइल क्या है, कैसे आपको परसेंटाइल निकालना है। आप उस वीडियो को देखें और आप अपना परसेंटाइल खुद, आप अपना रैंक निकाल सकते हैं ना। परसेंटाइल तो आपको खुद पता चल गया कट ऑफ से, लेकिन आप अपना रैंक निकाल सकते हैं। तो बड़े ही आसानी से रैंक निकाल सकते हैं आप। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि क्या है आपका स्किल टेस्ट और कैसे कैसे होना है आपका स्किल टेस्ट। तो बिल्कुल चीजों को अनुभव कराते हुए मैंने आपको हर एक चीज से रूबरू कराया। अब दोस्तों आप इस वीडियो को, इतना महत्वपूर्ण सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको एक लाइक करें और दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर करें। तो चलिए, यूपीपीसीएल का हम लगातार दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। हर एक प्रश्न को विधिवत रूप से आपके नोटबुक तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो आप बिल्कुल दोस्तों क्लास को देखते रहें। आप यूपीपीसीएल का भी अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं ना, तो यूपीपीसीएल देखिए, अगर आपका डीआरडीओ में नहीं भी होता है ना, तो बिल्कुल हार नहीं मानना है यार। आपको पता है ना आप क्या कसम खाते हैं कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, है ना। कभी एक बार गिरेंगे तो हमेशा गिरे नहीं रहेंगे, हम उठेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम में गिर जाते हैं ना, तो आपको हमेशा जमीन पे गिरे ही नहीं रहना है, आपको उठना है और दोबारा आगे बढ़ना है ना। तो यूपीपीसीएल के लिए भी आपको अगर तैयार होना है तो उस क्लासों को आप देखते रहिए। रेगुलर हम आपके लिए आपके नोटबुक तक महत्वपूर्ण फैक्ट पहुंचा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, यही इंफॉर्मेशन देना था। बिल्कुल जो आपका दिल का धड़कन था ना दोस्तों, वो धड़कन की आवाज मेरे दिल तक पहुंच गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेशन मुझे आपको देना पड़ा। तो चलिए, थैंक यू।